सर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लाइव क्लास हो रहा है ये बहुत आपको बहुत डिमांड के कारण मैंने कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबने सुना होगा कि कोडरवा में प्रोजेक्ट रेल 2.0 आया है, जिसमें तीन तीन मॉडल सेट जारी किए हुए हैं और उन सब का आंसर आप सबको शायद पता होना चाहिए कि उनके आंसर क्या है। मैंने कहा था कि उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो वही चीज़ है जो आप पढ़ के आ रहे हैं। बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपके मॉडल सेट में जो जैसा पैटर्न है उस पैटर्न से बिल्कुल हट के यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। तो बहुत ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इसी में से क्वेश्चन आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो पूरे झारखंड में आता। ठीक है, स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूँ मॉडल सेट 1 का। ये तो कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्वेश्चन 1 ही कहा था हमसे, 1 नंबर हमसे कहा था कि इनमें से कौन है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, है ना। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा डी, पहला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट यहाँ से। आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो कहता है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता है। तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगता है, हमेशा जीरो लगता है। मैंने बताया था ना कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस पर फोर्स कितना लगता है, फोर्स हमेशा जीरो होता है। आते क्वेश्चन में 3 की तरफ लिखता है द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रोटेट कराओगे तो उस पर कितना वर्क लगेगा। अब देखो पूछा है यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल, लेकिन दे दिया एम। एम क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो ये छापने में इन्होंने गलत कर दिया है, उनको पीई लिखना चाहिए था, लिख दिया एम ई। इसलिए बता कर रहा हूँ, बस उटपटांग जिसने बनाया है ना, रत्ती लगा तो उन्हें लगता है दिमाग नहीं है, ये कम से कम ढंग से लिख दे, कम से कम, है ना। एटलीस्ट कम से कम जो फिजिक्स के एक्सपर्ट है उनसे पूछ लो कम से कम, तो एक बार चेक करके बता देंगे। तो बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होता है 1, है ना। 1 होता है। एक तो फॉर्मूला क्या होता है पीई, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अगर आप पढ़ोगे तो फॉर्मूला आपको पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ऐसा होता है पीई इंटू कॉस थीटा 1, है ना। पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, उसने यहाँ पर क्या ले ली, उसने कॉस थीटा 1 के लिए कितनी ले ली है, कॉस थीटा 1 की ले ली उसने 0 डिग्री, है ना। 0 लेगा तो कितना है, कॉस 0 के लिए कितनी होती है, 1 हो जाती है। और करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, 1 वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल होता है ना। वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन यूनिट होता है, कौन होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यहाँ तक करेक्ट, है ना। क्वेश्चन 4 का। आते क्वेश्चन 5 की तरफ लिखता है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फिर से एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि फोर्स तो एक्सपीरियंस करता नहीं, फोर्स जीरो हो जाता है। क्या एक्सपीरियंस करेगा, ओनली टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। देखो आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जल्दी करते हैं। लिखता है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी। अब यहाँ क्वेश्चन इन्होंने लिखा नहीं, आधा दूसरा क्वेश्चन छाप के भेज दिया है। क्या है ये, है ना, कुछ समझ आ रहा है क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा। एक्चुअली वो लिखना चाह रहे थे रिलेशन बिटवीन फील्ड, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो फॉर्मूला ये होना चाहिए था ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, उनको ये लिखना चाहिए था, है ना। लिखा ही नहीं है, गायब कर दिया ऊपर से। ठीक है, चलो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच रिमेन्स कनेक्टेड टू ए बैटरी देन चार्ज ऑन द प्लेट रिलेटिव टू द अर्लियर चार्ज। कहता है कि एक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या लगा दिया, एक हमने क्या लगा दिया, एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। तो कहता है बताओ अब क्या होगा चार्ज, चार्ज भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बैटरी लगाओगे तो चार्ज तुमसे करेगा, वो चार्ज ही करेगा। क्यू का फॉर्मूला क्या था, क्यू का फॉर्मूला होता है सी इंटू वी, है ना। क्यू टू क्या आता है, सी इंटू वी। बैटरी से लगा हुआ है, अगर ये बैटरी से रिमेन कनेक्टेड है, अगर कनेक्टेड है, ठीक है, तो क्या करेगा, वोल्टेज आप हमेशा दे रहे हो, यानी कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज हो गया कांस्टेंट, दे रहे हो हमेशा। ठीक है, और जैसे आपने डायरेक्ट स्टेट किया तो क्या हुआ, आपका ये कैपेसिटेंस बढ़ गया। ठीक है, तो क्यू क्या जाएगा, क्यू भी आपका बढ़ जाएगा, यानी इसमें जो अर्लियर चार्ज था अब की तुलना में, है ना। तो कहता है द कनेक्टेड टू ए बैटरी देन चार्ज ऑन द प्लेट रिलेटेड टू द अर्लियर चार्ज। पहले के स्टेप में क्या होगा, अब बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 7 लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेकल सेल। बताओ क्या होता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेकल सेल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम, है ना। कितना होता है, तो मैंने कहा था कि अंदर में हमेशा जीरो होता है, इनसाइड द सेल हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता है 9 नंबर कहता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट, है ना। कहता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। मैंने कहा था पोटेंशियल को हमेशा जब भी आप पुट करोगे तो चार्ज को हमेशा साइन पुट करना। कहा था पॉजिटिव चार्ज है ना, कहा था उसमें पॉजिटिव चार्ज है, क्यू लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, दैट मींस वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। दैट मींस कह रहा है कि अगर आर बढ़ेगा, है ना, अगर आकार आर को बढ़ा दो, इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कुछ में 10 10 तो बाय बाय हर
गेस्ट पेपर सबने यही बताते हैं, ये तो रट के जाओ, तो कोई नया बात नहीं है कि मॉडल पेपर में कुछ नया बात नहीं, पुरानी बातें कह रही है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी, है ना। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मतलब लिखता है वाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन द अदर मेथड ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ये भी मैंने कराया था एमसीक्यू में, बहुत पहले करा चुका हूँ क्योंकि ये किस पर बेस्ड है, क्योंकि ये नल मेथड पर बेस्ड है। क्योंकि जब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस हो जाता है, उसमें गैलोमीटर से कितना करंट फ्लो करता है? जीरो फ्लो करता है। जीरो मतलब नल, है ना। यानी किस मेथड पर बेस्ड है? नल मेथड पर बेस्ड है। और कुछ में 12 बात करते हैं। 12 कह रहा है द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ, है ना। तो पता है लेंथ होता है, फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। यानी यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड किससे करता है? लेंथ से करता है। यानी अगर लेंथ को अगर हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखता है ईएमएफ इज मेजर्ड, है ना। ईएमएफ को कैसे मेजर करते हो? तो ईएमएफ का यूनिट वही होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है या पोटेंशियल का होता है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? जूल पर कुलम। तो ईएमएफ का भी क्या हो जाएगा? जूल पर कुलम। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में बात करते हैं 14 की, लिखता है पोटेंशियल मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन द वोल्ट मीटर, है ना। मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर से भी ज्यादा एक्यूरेट कौन मेजर करता है? हमारा पोटेंशियल मीटर मेजर करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है, ये क्योंकि ये सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है ना। बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द सर्किट, है ना। क्या कहता है? ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, इसलिए। आते क्वेश्चन 15 नंबर बहुत ही उटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन पढ़ लो सुन लो तो मेरा कहता है, लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड ऑन, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस जो आर होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? आर डिपेंड किस पे नहीं करती है? इलेक्ट्रोड के सेपरेशन पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोड का मेटेरियल पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट का एरिया क्या होता है तो समझ नहीं आया उसने क्या पूछा है ना। भाई इलेक्ट्रोलाइट का एरिया क्या होता है ना। इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड है, अब लिक्विड का एरिया क्या होगा, है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन को आप स्किप कर दो, है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ देना, स्किप कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन उटपटांग पूछा गया है, इसका इस क्वेश्चन कोई हाथ पैर नहीं है। और कुछ मैं बात करते हैं 16 की, तब लिखता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। मैं बताया था कि एंगल ऑफ डिप के लिए कितनी होती है मैग्नेटिक इक्वेटर पे। ठीक है। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप के लिए कितनी होती है? कितनी होती है इक्वेटर पे, है ना। मैग्नेटिक इक्वेटर पूछा, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आपके क्वेश्चन में 17 की तरफ लिखता है ए पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों क्या करते थे? एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही यहाँ से। और क्वेश्चन बात करते हैं 18 की तरफ, लिखता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सेकंड लॉ, कौन सा लॉ सही है? ऑप्शन बी। ऐसे लिखना चाहिए था, बी, है ना, लूप बनाना चाहिए था। एम्पियर सेकंड लॉ पूछा है, कोई नहीं है भाई साहब, कोई नहीं है, सब गलत है, सबके सब गलत है। ठीक है। क्या होगा? सबके सब गलत है यहाँ पर। ठीक है। क्या हो जाएगा? सबके सब गलत है, नन ऑफ दीज, क्योंकि एम्पियर सेकंड लॉ क्या होता है? बी डॉट डी एल होता है ना, याद रखना। बी डॉट डी एल होता है और फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई होता है। ठीक है। तो कोई ऑप्शन इस पे सही नहीं है, सब आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलो, कहता है ए चार्ज क्यू इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट वेलोसिटी बी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना। कहता है कि एक चार्ज है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वेरी चल रहा है विथ वेलोसिटी वी से, सच दैट वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड बी के। तो कहता है बताओ सब फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू वी बी, अगर परपेंडिकुलर है तब। ठीक है। और आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। आपके क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कहता है द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? सी नंबर याद रखना, है ना, ध्यान देखना। एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, है ना, वी क्रॉस बी होता है इसलिए। कदे बात कर क्वेश्चन 21, सब किया कराया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन कोई नजर नहीं आ रहा मुझे। लिखता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द पैरेलल मैग्नेट। बताओ बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती थी? अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती साउथ से, निकलती आती है ना, बाहर निकलती आती है साउथ से, नॉर्थ से निकलती है साउथ में आती है। ये अंदर में क्या होगा? अंदर में साउथ से नॉर्थ चलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, क्योंकि हमसे पूछा था कहाँ पर? बार मैग्नेट के अंदर ना, इनसाइड पूछा था इसलिए। कहता है क्वेश्चन में 22। ठीक है। और क्वेश्चन 22 लिखता है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस इमेफ इज फाउंड बाय, है ना। मैंने कहा था पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस इमेफ, मैंने कहा था इंड्यूस इमेफ का डायरेक्शन कौन बताता था? लेंज लॉ, इंड्यूस इमेफ का। और इंड्यूस करंट का फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, याद होगा अच्छे तरीके से। आओ क्वेश्चन में 23 बात कर लेते हैं। लिखता है विच इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव की, उससे बढ़ती है माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर
गामा रे, यानी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा रे। तो हमसे पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब गामा रे सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो वो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, चेक कर लेना, ठीक है, दिया हुआ है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे। याद आ जाएगा। क्वेश्चन 23 करेक्ट हो गया, है ना। आओ क्वेश्चन में बात करते हैं 24 की। तो लिखता है द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, ये मैंने बहुत कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने कहता हूँ कि रोल ऑफ इंडक्टेंस वही होता है जो मास का होता है, दैट मीन्स इनर्शिया का होता है, यानी जड़त्व का होता है। फिर रहता है विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट एग्जिबिट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, है ना। मैक्सिमम पावर डिसिपेशन किस में होता है, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव। तो मैंने कहा था कि पावर एक कौन लॉस कराता है, पावर लॉस करने वाला एक ही आदमी है जो कराता है, वो कौन है, हमारा रजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपके मॉडल सेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। लिखता है डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट्स दैट, है ना। डी ब्रोगली साहब ने क्या बताया था, डुअल नेचर के बारे में बताया था कि एक किसी पार्टिकल का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। या उन्होंने बताया था पार्टिकल नेचर या वेव नेचर या कोई भी नहीं। तो डी ब्रोगली साहब ने बताया था कि किसी भी पार्टिकल के पास दो टाइप नेचर होती है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती है, यानी डुअल नेचर बोलते हैं उसको, है ना। डुअल नेचर याद करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 27 कहता कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव दैट, पोलराइजेशन ने क्या प्रूव किया था, यही प्रूव किया था कि लाइट कैसा है, एक ट्रांसवर्स वेव है, पढ़ के आया था ना अपने। पोलराइजेशन क्या बताता है कि लाइट कैसा है, लाइट का नेचर कैसा है, लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर, बच्चा बच्चा जानता है, नेट यूज करने वाला हर बच्चा जानना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर के में क्या चीज होता है, अंदर में टी आई आर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। कुछ में 29 की बात करते हैं। लिखता है टू लेंस हैविंग पावर +6 डायोप्टर एंड -4 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो कहता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + P2, है ना। कितना होता है P1 + P2, बच्चों लोग क्वेश्चन दे दिया है, बोला +6 डायोप्टर -4 डायोप्टर, कर दो कितना आ जाएगा, +2 डायोप्टर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा क्वेश्चन। 30 अच्छा क्वेश्चन है ना। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट, है ना, बच जाएगा आफ्टर 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 फाइव हाफ लाइफ्स, है ना। फाइव हाफ लाइफ्स के बाद कितना बच जाएगा, तो देखो रिमेनिंग है ना, बचना, इसको बोलते हैं कितना बच जाएगा लेफ्ट। कितना बच जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 100%, है ना, इतना ही बच जाएगा। अब n कितना है, n के लिए यहाँ पर 5 है, तो 1 हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 100%, ये आ जाएगा 100/32। ठीक है, 100/32 करना, ये आएगा आपका 3.125%। ठीक है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। याद आएगा फॉर्मूला, है ना, इस फॉर्मूले को भूलेगा नहीं, इस फॉर्मूले को सब याद कर लेगा अच्छे तरीके से, है ना। ये फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। कह विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सल गेट, इनमें से कौन है नॉट ए यूनिवर्सल गेट। अभी उन्होंने उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, पूछना चाहता है इनमें से कौन यूनिवर्सल गेट है ना। यूनिवर्सल गेट कौन है इसमें, क्वेश्चन ही गलत पूछ दिया इन्होंने, इनको पूछना चाहता है यूनिवर्सल गेट कौन नहीं है। नहीं होगा तो इसमें कौन नहीं है, नॉट भी नहीं होता है, एंड भी नहीं होता, और भी, और एंड और, ये तीन नहीं है, ये तीन नहीं है, तो ऑप्शन तो एक चीज पूछना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि इसमें से कौन एक जो एक यूनिवर्सल गेट है ना। तब करेक्ट ऑप्शन क्या होता, तब करेक्ट ऑप्शन हो जाता है एंड नैंड गेट। नैंड गेट है क्या, एक यूनिवर्सल गेट है, ये पूछना चाहिए था। ये तो बता रहा हूँ, उठ पटांग क्वेश्चन पूछ के रखा है ना। कम से कम क्वेश्चन छापने के पहले एक बार पढ़ भी लेना चाहिए था कि भाई क्या छाप रहे हो क्वेश्चन में, है ना। नहीं तो आधे बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पूछा रहा है, हमें तो पता ही नहीं इसका आंसर क्या है, हम तो हमने नया टर्म देखे, एक से एक टर्म उन्होंने लिखा है, एक से एक स्पेलिंग मिस्टेक है, हमें भी समझ नहीं आता बल्कि लिखना क्या चाहते हो, है ना, कौन सी लिपि का यूज करते हो। फिर भी जहां तक मेरी समझ में आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, है ना। कहता है सेमीकंडक्टर को अगर आप हीट करोगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, घटती है ना, याद रखना घटती है। कंडक्टर की बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है और सेमीकंडक्टर की घट जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहता है नंबर 33 इन सेमीकंडक्टर व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, कहता है कि सेमीकंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो होता है, दोनों के कारण, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के कारण होता है। ठीक है, याद रहेगा। कुछ में 34 नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ये हट चुका है, ये लास्ट चैप्टर का है, सिलेबस में है ही नहीं, है ना, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 34 नंबर गलत कर दो, ठीक है, कह रहा हूँ ना। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि किस बेसिस पर उन्होंने क्वेश्चन छापा है ये अता पता ही नहीं है। कम्युनिकेशन चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, फिर भी वहां से क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, रियलिटी बताता हूँ, है ना, आपको एंड तक ना, आपको एंड में एक बताऊंगा रियलिटी क्या है आपकी, है ना, क्या हो रहा है यहाँ पर आजकल झारखंड बोर्ड में। विच हैव द रियल फोकस, रखना रियल फोकस हमेशा कॉनकेव मिरर का होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का रियल फोकस क्यों होता है कि कॉनकेव मिरर आपका ऐसा होता है, वैसे तो मिरर आपको पढ़ना ही नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो इसका फोकस कहाँ होगा, इसका फोकस इधर ही होगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का हम बोलते हैं फोकस क्या होता है, रियल होता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि लाइट आपस में टकराने का किधर इमेज बनाती है, इधर ही बनाती है।
ठीक है। तो मिरर के सामने जो भी इमेज बनता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, रियल इमेज बोलते हैं। और फोकस भी क्या होता है, फोकस भी मिरर के इधर सामने ही होता है, इसलिए। ठीक है, आते चलो मॉडल सेट बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लो, क्या क्या पढ़ सकते हो। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पूछा जाता है। कुलम्ब्स व्हाट इज कुलम्ब्स लॉ नहीं पूछा जाएगा, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन भर दिया है 1 मार्क्स का, इतना तो देगा नहीं है ना। इक्विपोर्टेंट सरफेस पूछा जा सकता है, पढ़ सकते हो, बता भी दिया मैंने। लेंज लो मैंने बता ही दिया क्या था। व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सेल क्या होता है वो भी बताया था, एक्सेल का फॉर्मूला होता है, ओमेगा लिखते हुए पता है। टू यूज ऑफ माइक्रोवेव बता दो, माइक्रोवेव का 2 यूज क्या क्या होता है ये पता है। ट्रांसड्यूसर आपके सिलेबस में नहीं है, मत पढ़ना, है ना, ये सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ना, ट्रांसड्यूसर्स नहीं पढ़ना है। चलो बात करते हैं, आज कुछ मैं एड करा है, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो, ये तुम मैं भी कहता हूँ पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 का जाकर देख लेना। मेरा लास्ट ईयर मैंने एक 2022 का मॉडल सेट कराया था ना, तो पूरे 5 मॉडल सेट का मैंने एमसीक्यू कराया था टर्म 2 का। टर्म 2 का 5 मॉडल सेट आया था, सबका मैंने एमसीक्यू, पूरे न्यूमेरिकल का मैंने एमसीक्यू कराया था, पूरा न्यूमेरिकल एक वीडियो में था, उसी में से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक मैं भी दे दूंगा, उस लिंक से आप देख लेना पर जाके। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। राइट 3 यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भाई एक ही चैप्टर में कितनी बार पूछोगे, जब वन ने पूछ ही लिया कि माइक्रोवेव का 2 यूज है, तो फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, खैर यहाँ पर पूछा 3 प्रॉपर्टीज पूछा है ना, लिख सकते हो, 3 प्रॉपर्टीज मैंने बता भी दिया है, लिख सकते हो। व्हाट इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो टी आई आर होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में 12 की बात करूँ तो 12 का मैं आपको न्यूमेरिकल जाकर देख लेना, मैंने ना, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप सारा कुछ देख सकते हो। ठीक है, अब कहता है 30 नंबर, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। गिव डायग्राम ऑफ और गेट और नैंड गेट, नैंड गेट और गेट का डायग्राम बनाना, क्या क्या होता है और गेट का, है ना। और गेट का डायग्राम कैसा होता है, ये होता है हमारा और गेट बन जाता है। ठीक है, नैंड गेट का बोलेगा तो नैंड गेट का डायग्राम कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये हमारा नैंड गेट है, बस हो तो गया। और गेट नैंड गेट, बस डायग्राम पूछेगा। 3 मार्क्स में क्वेश्चन थोड़ी आएगा इतना कुछ कि बस डायग्राम बना दो, 2 बना दो, 3 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आओ पूछते हैं क्वेश्चन 15, 5 मार्क्स में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, याद कर लेना, ये डबल सिर्फ एक्सपेरिमेंट का। स्टेट हाइजीन प्रिंसिपल, अब एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे भाई, वेब ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुका है, रिफ्रैक्शन लास्ट ईयर आ चुका है, 2020 में पूछा जा चुका है, तो इस बार पूछने का चांस नहीं है ना। सिर्फ हाइजीन प्रिंसिपल भले ही पढ़ लेना। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मैं भी करता हूँ, हमेशा करता हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पढ़ के जाना है, इस बार भी आएगा। ठीक है, कहता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। अब ये मॉडल सेट के अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर है ही नहीं आपके, मॉडल सेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में 18 है उससे आपका 3 मार्क्स आना चाहिए, तो 5 मार्क्स इन्होंने दे दिया। ठीक है, जो आना नहीं चाहिए। वैसे आप पढ़ सकते हो ना कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आप पढ़ते चले जाना, है ना, उसकी आईवी जो ग्राफ होता है वो कैसा वो बनता है वो याद रखना। वाई डज करंट स्लो, सो ए सडन इंक्रीज एट द क्रिटिकल वोल्टेज पर अचानक से करंट क्यों बढ़ जाता है रिवर्स बायस में, पढ़ सकते हो। मैं इसका 1 शॉट डिवीजन में आपको बता दूंगा सारा का रिवीजन। ठीक है, फिलहाल एमसीक्यू आपको यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज विथ ए नीट रे डायग्राम फॉर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइन मैग्नीफाइंग पावर रेट। 2022 में आ चुका है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका क्यों पूछेगा फिर से वो, बात समझ आ गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, मॉडल सेट 1 का सब कुछ बता दिया, मॉडल सेट 2 3 का भी हम बता देंगे, है ना। बाकी जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं पढ़ाया, जाकर मेरा 1 शॉट रीजन देख लो, सब बता दिया मैंने, है ना। और बाकी एक दो चैप्टर जो बाकी है उसका मैं जल्दी आपका आंसर बता भी दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी मुझे सपोर्ट शेयर और सपोर्ट करते रहो।